नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका विनायक क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मौर्य काल के बारे में और मौर्य काल के बारे में हमने चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक महान के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। तो मौर्य काल का जो प्रशासन था वो प्राचीन भारत का सबसे विस्तृत नौकरशाही प्रशासन था। यानी प्राचीन भारत में हम इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ चुके हैं, वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ चुके हैं, इसके बाद महाजनपद काल था और उसके बाद में है मौर्य काल। तो अब तक का जो भारत है, जो प्राचीन भारत है, उसकी सबसे विस्तृत और सबसे सुव्यवस्थित जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो हमें मौर्य काल में देखने को मिलती है। इस समय का जो प्रशासन था वो राजतंत्रात्मक था और वंशानुगत था। राजतंत्रात्मक का मतलब राज्य का जो मुखिया होता था वो एक राजा होता था। राजा का पद यहाँ पर बहुत ही गौरवमयी था और साथ ही राजा का जो पद होता था वो वंशानुगत था, यानी राजा का पुत्र ही राजा बन सकता था। तो हम ये कह सकते हैं कि मौर्यकालीन जो राज व्यवस्था है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, वो राजतंत्रात्मक है तथा वंशानुगत है। साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि प्राचीन भारत की सबसे विस्तृत नौकरशाही व्यवस्था हमें मौर्य काल में देखने को मिलती है। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए हैं। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए हैं। वो 7 अंग कौन कौन से हैं? राजा, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, सेना, कोष और मित्र। यानी कौटिल्य के अनुसार ये जो 7 है, ये 7 राज्य के अंग है। जिस प्रकार से शरीर के हम अंग बोलते हैं, हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, उसी प्रकार ये राज्य के अंग है। यानी कौटिल्य ने इनको शरीर के अंगों की तरह जोड़ा है। राजा, अमात्य, मित्र, राष्ट्र, दुर्ग, सेना, कोष और मित्र, ये राज्य के उसने अंग बताए हैं। ठीक है। इसके अलावा हमें मौर्य काल की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसकी जो जानकारी है, उसका सबसे अच्छा जो स्रोत है वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कौटिल्य की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रचलित पुस्तक है और उस पुस्तक के अंदर ही हमें उस समय की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो अगर पूछा जाए कि मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी का स्रोत क्या है, तो उसका जो मुख्य स्रोत है वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं इसकी नौकरशाही के बारे में। जो इसकी नौकरशाही है या इसका जो प्रशासन है, इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो केंद्रीय प्रशासन और दूसरा है प्रांतीय प्रशासन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें केंद्रीय प्रशासन के बारे में। ठीक है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसके अंदर राजा की सहायता करने के लिए 18 मंत्रियों का समूह होता था। 18 मंत्री होते थे जो कि राजा की सहायता करते थे। इन मंत्रियों को परिसा कहा जाता था। अशोक के जो अभिलेख हैं उसमें हमें यह शब्द मिलता है परिसा, और परिसा उसमें कहा गया है उन मंत्रियों के समूह को जो कि राजा की सहायता करते थे। यानी जो मंत्री परिषद होती थी, जो मंत्रिमंडल होता था, उस मंत्रिमंडल को परिसा कहा जाता था। तो यह आपको ध्यान रहे कि राजा की सहायता करने के लिए जो मंत्री थे, मंत्रियों की संख्या कितनी थी? 18। इन 18 मंत्रियों का जो समूह था उसको कहा जाता था परिसा। जबकि जो मंत्री होते थे उन मंत्रियों को कहते थे तीर्थ, यानी मंत्रियों को तीर्थ कहा जाता था। ठीक है। मंत्रियों के समूह को परिसा और मंत्रियों को तीर्थ कहा जाता था। अब इसके अंदर क्या होता था? जो मंत्री होते थे उनको राजा की मंत्री परिषद में नियुक्त करने से पहले उनका एक चरित्र टेस्ट होता था, कैरेक्टर टेस्ट होता था। उस टेस्ट को बोलते थे उपदा परीक्षण। यानी मंत्रियों की नियुक्ति के लिए उनके चरित्र को जांचा परखा जाता था। उपदा परीक्षण के अंतर्गत मंत्रियों की नियुक्ति के लिए नियुक्ति से पहले उनके चरित्र की जांच परख की जाती थी। इस जांच परख को बोलते थे उपदा परीक्षण।
ठीक है। अब मौर्यकालीन जो मंत्रिमंडल था उसमें कौन कौन से प्रमुख मंत्री थे? वैसे तो मंत्रियों की संख्या 18 है, लेकिन हम कुछ मुख्य मंत्रियों के बारे में इसमें पढ़ते हैं। प्रमुख मंत्री जैसे समाहर्ता, जो राजस्व विभाग का प्रमुख होता था, राजस्व अधिकारी होता था, उसको कहते थे समाहर्ता। कोषाध्यक्ष, जो कि पैसे के लेन देन का कार्य करता था, उसको बोलते थे सन्निधाता। उद्योगों का जो प्रमुख होता था वो था कामांतिक। अंगरक्षक, जो राजा के अंगरक्षक होते थे राजमहल के अंदर, उनकी जो सेना का प्रमुख होता था उसको बोलते थे आंतवर्षिक। आंतवर्षिक ये अंगरक्षक सेना का प्रमुख होता था, जबकि प्रदेष्टा और व्यवहारिक ये दोनों ही न्यायाधीश होते थे। हम न्याय व्यवस्था के बारे में अभी पढ़ेंगे। प्रदेष्टा और व्यवहारिक ये दोनों ही न्यायाधीश होते थे। तो ये कुछ प्रमुख मंत्री है जो कि मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में थे। समाहर्ता, राजस्व अधिकारी, सन्निधाता, कोषाध्यक्ष, कामांतिक, उद्योगों का प्रमुख, आंतवर्षिक, अंगरक्षक सेना का प्रमुख, प्रदेष्टा और व्यवहारिक ये दोनों ही न्यायाधीश थे। तो ये कुछ मंत्री थे। अब इन मंत्रियों के अधीन कुछ विभाग होते थे, यानी इन मंत्रियों के नीचे कुछ विभाग थे और उन विभागों का जो प्रमुख होता था उसको बोलते थे अध्यक्ष। विभागों के प्रमुख को अध्यक्ष बोलते थे और मौर्यकालीन प्रशासन में ऐसे 26 अध्यक्षों की नियुक्ति की गई थी, यानी मंत्रियों की सहायता के लिए 26 अध्यक्षों की व्यवस्था थी। अलग अलग विभाग थे और उन विभागों का प्रमुख बनाया हुआ था, अध्यक्ष बनाया हुआ था। ऐसे अध्यक्षों की संख्या थी 26। जैसे मुद्राध्यक्ष या कोषाध्यक्ष जो था उसका काम क्या था? उसका काम था सिक्के जारी करना, यानी सिक्के जारी करने वाला जो प्रमुख होता था उसको बोलते थे कोषाध्यक्ष या मुद्राध्यक्ष। मुद्राध्यक्ष उस समय पासपोर्ट अधिकारी को भी कहा जाता था। जो पासपोर्ट अधिकारी था उसको भी मुद्राध्यक्ष कहा जाता था। इसके अलावा जो व्यापार वाणिज्य का प्रमुख होता था, व्यापार वाणिज्य जो विभाग है, जो डिपार्टमेंट है, उसके प्रमुख को बोलते थे पणियाध्यक्ष। जबकि वेश्यावृत्ति विभाग का जो प्रमुख था वो था गणिकाध्यक्ष। गणिकाध्यक्ष बोलते थे वेश्यावृत्ति विभाग का प्रमुख। जबकि आबकारी विभाग का जो प्रमुख था उसको बोलते थे सुराध्यक्ष। ठीक है, सुरा शराब को बोलते हैं और सुराध्यक्ष जो आबकारी विभाग का प्रमुख था। सुनाध्यक्ष ये बूचड़ खाने का प्रमुख होता था। जबकि लवणाध्यक्ष, लवण का मतलब नमक, ये नमक विभाग का प्रमुख था। आकराध्यक्ष ये खनिज विभाग का प्रमुख था। जबकि महामात्यापसर्प ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। जो गुप्तचर विभाग है, जो खुफिया विभाग है, जो सूचना देने का काम करता था राजा को, उसका जो प्रमुख होता था उसको बोलते थे महामात्यापसर्प, यानी जो सांप की तरह छिप कर के और राजा को सूचना प्रदान करता था। ऐसे जो अधिकारी होते थे वो होते थे गुप्तचर विभाग के प्रमुख और उसको कहते थे महामात्यापसर्प। ठीक है, महामात्यापसर्प ये गुप्तचर विभाग का या खुफिया विभाग का प्रमुख होता था। तो ये तो हो गई उस समय की केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था। हाँ जी, अब देखिए केंद्रीय प्रशासन के बारे में पढ़ते हैं, प्रांतीय प्रशासन के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय 5 प्रांत थे। 5 प्रांत थे और इन प्रांतों को कहा जाता था चक्र। ध्यान रहे, प्रांतों को चक्र कहा जाता था। ठीक है, तो मौर्य काल में 5 प्रांत थे और इन प्रांतों को चक्र कहा जाता था। तो ये 5 प्रांत कौन कौन से थे? देखिए, उत्तरापथ के अंदर, उत्तरापथ में एक तो था उत्तरापथ, दक्षिणापथ, कलिंग और अवंतीपथ। ये 4 तो पथ थे, ठीक है, चक्र के रूप में। और एक बीच में था मध्य देश। जो उत्तरापथ है उसकी राजधानी थी तक्षशिला, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी, कलिंग की राजधानी तोसली, जबकि अवंतीपथ की राजधानी उज्जैन थी। और इसके बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल बीच में था मध्य देश, जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। यानी इस प्रकार से जो प्रांतीय व्यवस्था है उसको इस प्रकार से
5 भागों में बांटा गया था। उत्तरापथ राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ राजधानी सुवर्णगिरी, कलिंग राजधानी तोसली, अवंतीपथ राजधानी उज्जैन, जबकि मध्य देश राजधानी पाटलिपुत्र। यानी इस प्रकार से उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व के अंदर कलिंग और पश्चिम के अंदर अवंतीपथ था, जबकि बीच में इसमें मध्य देश जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। ये जो प्रांत थे, इन प्रांतों के अंदर राजा का कोई निकट संबंधी या फिर जो युवराज या राजकुमार होते थे वो लोग यहाँ पर प्रशासन का कार्य देखते थे। तो यह हो गई इसकी प्रांतीय प्रशासन। अब प्रांतीय प्रशासन में एक युक्त नाम का अधिकारी था। युक्त नाम का अधिकारी था, ये कौन था? ये था केंद्र और स्थानीय जो प्रशासन है उनके मध्य संपर्क स्थापित करने वाला अधिकारी। केंद्र और स्थानीय शासन के बीच संपर्क की निगरानी रखने वाला जो अधिकारी होता था उसको युक्त कहा जाता था, जबकि जिले का जो प्रभारी अधिकारी था उसको स्थानीय कहा जाता था। राज्य के अंदर अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस भी थी, इस पुलिस को रक्षण कहा जाता था, जबकि गांव के अंदर जो न्यायाधीश था उसको बोलते थे राजूक, और नगर के अंदर जो न्यायाधीश था उसको महामात्र कहा जाता था। एक बार फिर से देखें, युक्त कौन था? केंद्र और स्थानीय प्रशासन के बीच संपर्क की निगरानी रखने वाला अधिकारी। स्थानिक जिले का प्रशासनिक अधिकारी या प्रभारी अधिकारी रक्षण था, रक्षण बोलते थे पुलिस को, जबकि राजूक गांव के अंदर न्यायाधीश और महामात्र था नगरों के अंदर न्यायाधीश। ठीक है, तो ये प्रांतीय प्रशासन ध्यान रहे आपको। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में कौन कौन से नगर थे, कौन कौन से प्रांत थे और उनकी राजधानी क्या थी, और प्रांतों को सम्मिलित रूप से हम चक्र कहते थे। इसके बाद देखिए इसकी गुप्तचर व्यवस्था के बारे में। इसका जो गुप्तचर विभाग का जो प्रमुख था हम पहले पढ़ चुके हैं, इसको बोलते थे हम महामात्याप सर्प। महामात्याप सर्प गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। इसके अलावा अर्थशास्त्र के अंदर गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। गूढ़ पुरुष का मतलब जो रहस्यमयी बातों को उजागर करता है या राजा के सामने रहस्यमयी जो बातें हैं उसकी सूचना राजा को पहुंचाता है। ये जो गुप्तचर थे ये 2 प्रकार के थे, एक तो संस्था और एक संचार। यानी 2 प्रकार के गुप्तचर उस समय नियुक्त किए हुए थे, एक संस्था और एक संचार। संस्था किसको बोलते थे? वे गुप्तचर जो किसी एक निश्चित स्थान पर रह करके और खुफिया जानकारी राजा को पहुंचाते थे उनको संस्था बोलते थे। और संचार वे गुप्तचर थे जो कि संचरण करते थे या एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए गुप्तचर का कार्य करते थे, उनको संचार कहा जाता था। तो 2 प्रकार के गुप्तचर थे, संस्था और संचार। संस्था एक ही स्थान पर रहकर गुप्तचर करते थे और संचार का मतलब जो भ्रमणशील गुप्तचर होते थे उनको संचार कहा जाता था। तो ये उस समय की गुप्तचर व्यवस्था थी। इसमें कई प्रकार के गुप्तचर थे जो कि अलग अलग प्रकार से वेश धारण करके और गुप्तचर का कार्य करते थे। कई जो गुप्तचर है वो विद्यार्थी के रूप में भेष बदल करके और गुप्तचर का कार्य करते थे, कई सन्यासी के रूप में गुप्तचर का कार्य करते थे, कई तपस्वी के रूप में, कई गरीब ब्राह्मण के रूप में। इस प्रकार से अलग अलग वेश धारण करके उस समय के जो गुप्तचर थे वो खुफिया जानकारी इकट्ठे करने का काम करते थे। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो है परिवार्जिका। परिवार्जिका क्या थी? ये एक गुप्तचर स्त्री थी जो कि सन्यासी के वेश में गुप्तचर का कार्य करती थी। तो परिवार्जिका गुप्तचर स्त्री है जो कि सन्यासी के वेश में गुप्तचर का कार्य करती थी। अब देखिए मौर्य काल का सैन्य प्रशासन। तो जो मौर्य काल का सैन्य प्रशासन था उस समय सेना के 5 अंग बताए गए हैं। 5 अंग कौन कौन से हैं? पैदल सेना, अश्व सेना, हाथी सेना, रथ सेना और नौसेना। इस प्रकार से सेना के 5 अंग थे। पैदल सेना, अश्व सेना, हाथी सेना, रथ सेना और नौसेना। ये एक प्रकार से सेना के भाग बनाए हुए थे। यानी सबसे आगे पैदल सेना, उसके बाद में अश्व सेना, हाथी सेना, रथ सेना और
नौसेना। इस प्रकार से एक विस्तृत सेना उस समय मौर्य काल के राजाओं के पास थी। और सेना का जो प्रशासन देखने वाला अधिकारी था या सेना का जो प्रशासक था वो था अंतःपाल। तो अंतःपाल किसको कहा गया है? अंतःपाल कहा गया है सेना के प्रशासक को। ठीक है, ये आपको सैन्य प्रशासन के बारे में केवल इतना ही ध्यान रखना है कि सेना के कितने अंग थे? तो 5 अंग थे। कौन कौन से थे? पैदल, अश्व, हाथी, रथ और नौसेना। और उसका जो प्रशासक है वो है अंतःपाल। इसके बाद देखिए इसका न्यायिक प्रशासन। तो न्यायिक प्रशासन में सबसे पहले तो अर्थशास्त्र में कहा गया है कि जो सम्राट है, जो राजा है, वही राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश या फिर अंतिम न्यायाधीश है। यानी राजा का निर्णय ही अंतिम और सर्वमान्य है। फिर भी मौर्य काल में न्यायिक प्रशासन की व्यवस्था की गई थी। हालांकि जो अंतिम डिसीजन है, जो अंतिम निर्णय है, वो राजा के ऊपर ही निर्भर करता था। तो जो न्यायिक प्रशासन है उसको 2 भागों में बांटा गया था। एक तो है धर्मस्थीय, दूसरा है कंटक शोधन। जो धर्मस्थीय है उसको बोलते थे दीवानी अदालत, यानी इसमें जो दीवानी मामले होते थे वो धर्मस्थीय में देखे जाते थे। जबकि कंटक शोधन के अंदर फौजदारी मामले, नागरिक और राज्य के मध्य कोई विवाद है, कोई झगड़ा है, उसके जो फैसले हैं, उसके जो मामले हैं, उनको कंटक शोधन में देखा जाता था। यानी इस प्रकार से ये 2 न्यायालय बनाए हुए थे। एक न्यायालय में दीवानी मामले और दूसरे न्यायालय में फौजदारी मामलों की पैरवी की जाती थी। तो जो फौजदारी मामले देखने वाला जो न्यायाधीश होता था उसको बोलते थे प्रदेष्टा। फौजदारी मामलों का जो न्यायाधीश था उसको प्रदेष्टा कहा जाता था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मौर्यकालीन जो न्याय व्यवस्था है उसमें दो भाग हैं। ये 2 प्रकार से उनको अलग अलग विभाजित किया गया है, धर्मस्थयी और कंटक शोधन। धर्मस्थयी में दीवानी मामले, कंटक शोधन में फौजदारी मामले। और फौजदारी मामलों का जो न्यायाधीश है उसको प्रदेष्टा कहा जाता है। और जो चोरी और लूट के जो मामले होते थे उनको दीवानी अदालत में देखा जाता था। तो ये हमने पढ़ा मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में। हमने मौर्यकालीन प्रशासन में उस समय के राजा और राज्य के जो मंत्री होते थे उनके बारे में पढ़ा। हमने उसकी न्यायिक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था और केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं इसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में। ठीक है, क्योंकि हमने पहले भी इस बात पर चर्चा की थी कि किसी भी सभ्यता, वंश या फिर कालखंड के बारे में अगर हमें जानकारी प्राप्त करनी है तो उसके बारे में हमें 4 चीज़ें पढ़नी होती है: राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था। तो राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि उस समय की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। राजा था, राजा के नीचे 18 मंत्री होते थे जिनको परिषा बोलते थे। मंत्रियों के समूह को, मंत्री को हम तीर्थ बोलते थे। उन मंत्रियों के बारे में हमने पढ़ा कि कौन कौन से मंत्री होते थे। प्रशासन किस प्रकार का था, केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, उसके बारे में पढ़ा। तो ये तो हमने उसकी राजनीतिक स्थिति के बारे में पढ़ा। न्यायिक स्थिति हमने अभी पढ़ी, उस समय का न्यायिक प्रशासन कैसा था। और धार्मिक स्थिति के बारे में हमने इसमें पढ़ा। अब हमें पढ़ना है इसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में। सामाजिक स्थिति के अंदर देखिए, सबसे पहले जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था। ये उत्तर वैदिक काल से शुरू हो गई थी। जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था जो ऋग्वेदिक काल में कर्म पे आधारित थी, वो उत्तर वैदिक काल में जन्म पे आधारित हो गई। और उसके बाद कर्म से लगातार ये जो वर्ण व्यवस्था है ये जन्म पे आधारित ही रही। तो जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय। इस प्रकार से इस समय शूद्रों को खेती, पशुपालन और व्यापार करने का अधिकार था। ठीक है, ये इसमें अलग है, ये इंपॉर्टेंट है। शूद्रों को खेती, पशुपालन और व्यापार करने का अधिकार मौर्य काल में था, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ब्राह्मण को सजा का प्रावधान नहीं था। ब्राह्मण अगर कोई आपराधिक कार्य भी करता है तो भी उसके लिए सजा का कोई प्रावधान नहीं था। महिलाओं की स्थिति भी मौर्य काल में अच्छी थी। नियोग प्रथा, विधवा विवाह का प्रचलन था। नियोग प्रथा कर सकती थी, विधवा है जो दोबारा विवाह कर सकती थी। ये महिलाओं के लिए एक अच्छी स्थिति, अच्छी बात थी। जबकि पर्दा प्रथा, सती प्रथा और बाल विवाह का प्रचलन
उस समय भी नहीं था। यानी इस प्रकार की सामाजिक बुराइयां मौर्य काल तक भी भारत में नहीं आई थी। इसके अलावा महिला है उसको तलाक लेने का अधिकार था, यानी तलाक देने का अधिकार था। इस तलाक को अर्थशास्त्र के अंदर मोक्ष कहा गया है। यानी अगर महिला है वो अगर उसको लगता है कि जो वैवाहिक संबंध है वो सही नहीं है या फिर उसका वहाँ पर शोषण हो रहा है, तो वह अपने पति से तलाक ले सकती है। उसको तलाक लेने का अधिकार था, जिसको अर्थशास्त्र में मोक्ष कहा गया है। इसके अलावा उस समय वेश्यावृत्ति का प्रचलन था, यानी लीगल रूप से, कानूनी रूप से मौर्य काल के अंदर वेश्यावृत्ति होती थी। और वेश्यावृत्ति का जो प्रमुख था, हमने पढ़ा अभी, उसको गणिकाध्यक्ष कहा जाता था। इसके अलावा कुछ ऐसी महिलाएं भी थी जो स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति का कार्य करती थी। तो स्वतंत्र रूप से जो वेश्यावृत्ति का कार्य करती थी, ऐसी महिलाओं को रूपा जीवा कहा जाता था। ठीक है, एक तो कानूनी रूप से समूह में एक प्रकार से वेश्यावृत्ति का जो कार्य करते थे उनके प्रमुख को गणिकाध्यक्ष कहा गया है, जबकि कुछ महिलाएं ऐसी थी जो कि स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति का कार्य करती थी, उसको रूपा जीवा कहा गया है। इसके बाद एक विदेशी दूत जो है भारत आता है, मेगास्थनीज, और इस मेगास्थनीज ने जब पूरे भारत का भ्रमण किया तो इसने देखा कि भारत में कहीं पर भी दास प्रथा का प्रचलन नहीं है। तो भारत में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था, ऐसा बताने वाला व्यक्ति था मेगास्थनीज। यानी मौर्य काल में या मौर्य काल तक भारत में किसी भी प्रकार की दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। हालांकि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में दास प्रथा का उसमें विचार व्यक्त किया है। ठीक है, कौटिल्य ने कहा है कि भारत में दास प्रथा थी, जबकि मेगास्थनीज ने ऐसा कहा है कि भारत में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। इसके अलावा मेगास्थनीज ने यह भी कहा कि भारत में अकाल नहीं पड़ता है। जब मेगास्थनीज देखा कि भारत में चारों ओर खेती बहुत ही बड़ी संख्या में होती है और चारों ओर लोग जो है वो सुख से जीवन व्यतीत करते हैं, कहीं पर भी अकाल जैसी बातें इसको दिखाई नहीं दी, इसलिए मेगास्थनीज ने कहा कि भारत में कहीं पर भी अकाल नहीं पड़ता है। लेकिन एक बात मेगास्थनीज ने और कही, और उसने कहा कि भारत को लेखन कला का ज्ञान नहीं था। यानी भारत में जो भी विचार है, जो भी धार्मिक बातें हैं, प्रशासनिक राजनीतिक बातें हैं, वो सभी सुनने के द्वारा आगे से आगे बढ़ती जा रही है, उनको लेखन कला का ज्ञान नहीं था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रहे कि मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था, भारत में अकाल नहीं पड़ते थे और भारतीयों को लेखन कला का ज्ञान नहीं था। तो ये तो हो गई उस समय की सामाजिक स्थिति। इसके बाद है इसकी आर्थिक स्थिति। मौर्यकालीन जो अर्थव्यवस्था है वह कृषि, पशुपालन और वाणिज्य व्यापार पर आधारित थी। यानी कृषि, पशुपालन और वाणिज्य, इन तीनों पर आधारित उस समय की अर्थव्यवस्था थी और इन तीनों को सम्मिलित रूप से वार्ता कहा जाता था। कृषि, पशुपालन और वाणिज्य को सम्मिलित रूप से वार्ता कहा जाता था। राजा को जो दिया गया कर था या जो टैक्स होता था उसको बोलते थे भाग। राजा को दिया गया कर भाग बोलते थे और ऐसा बताया जाता है कि उस समय जो टैक्स था वो कुल इनकम का 1/6 था। 1/6 कर व्यवस्था थी, जबकि यूनानी इतिहासकारों के अनुसार ये जो कर है, ये भाग है, ये 1/4 है। यानी 1/4 उस समय कर किसी भी व्यक्ति से राजा के द्वारा वसूला जाता था। इसके अलावा बेगार प्रथा का प्रचलन था। बेगार प्रथा को विष्टि कहा जाता था। बेगार प्रथा क्या होती है? बेगार प्रथा का मतलब होता है कि बिना किसी वेतन के किसी व्यक्ति से काम करवाना। ठीक है, बिना वेतन दिए, बिना कुछ दिए उससे काम करवाना, उसको बोलते हैं बेगार प्रथा, और इसको कहा गया है विष्टि। इसके अलावा उस समय उद्योग धंधे थे वो बहुत अधिक विकसित हो गए थे और उन सभी पर राज्य का नियंत्रण होता था। मुद्रा प्रणाली का भी इस समय आरंभ हो चुका था। जैसे इस समय सोने के सिक्के चलते थे जिनको सुवर्ण कहा गया है। ठीक है, चांदी के सिक्के थे जिनको कासारपण, पण या धन कहा गया है। तांबे के सिक्के थे जिनको भासक या कांकणी कहा गया है। ठीक है, इस प्रकार के सिक्के उस समय चल गए थे। सोने का सिक्का उसको सुवर्ण बोलते थे,
चांदी के सिक्के को कासारपण, पण या धरण, जबकि तांबे के सिक्के को भासक या फिर काकणी कहा गया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उस समय मुद्रा प्रणाली का प्रचलन था। इसके अलावा 13.5% कर देकर के कोई भी व्यक्ति अपने नाम के सिक्के चलवा सकता था। ये बात इसमें इम्पोर्टेंट है। 13.5% कर देकर कोई भी व्यक्ति है वो अपने नाम के सिक्के चलवा सकता था। इसके अलावा सिक्कों की जांच करने वाला जो अधिकारी होता था कि सिक्का उपयुक्त धातु का बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, उसमें कोई खोट तो नहीं है, इस प्रकार की जांच करने वाला जो अधिकारी था उसको रूपक कहा जाता था। तो सिक्कों की जांच करने वाले अधिकारी को रूपक कहा जाता था। तो मुख्य रूप से ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि उस समय की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन और वाणिज्य पर आधारित थी, जिसको सम्मिलित रूप से वार्ता कहते थे। कर व्यवस्था थी जिसको भाग कहते थे, और ये 1/6 थी। यूनानी इतिहासकारों के अनुसार ये 1/4 थी। ठीक है। बेगार प्रथा थी जिसको विष्टि कहते थे। उद्योग धंधे बहुत अधिक विकसित थे, राज्य का उस पर नियंत्रण था। मुद्रा प्रणाली का आरंभ हो चुका था। सोने के सिक्के को सुवर्ण कहा जाता था, चांदी के सिक्के को कासारपण, पण या धरण कहा जाता था, और तांबे के सिक्के को भासक या काकणी कहा जाता था। इसके अलावा 13.5% कर देकर के कोई भी व्यक्ति अपने नाम के सिक्के चलवा सकता था, और सिक्कों की जांच करने वाला अधिकारी उसको रूपक कहते थे। ये होगी इसकी आर्थिक स्थिति। सामाजिक स्थिति के बारे में हम पढ़ चुके। वर्ण व्यवस्था धर्माधारित थी। शूद्रों को खेती, पशुपालन या व्यापार करने का अधिकार था। ब्राह्मणों को सजा का प्रावधान नहीं था, चाहे अपराध करे। महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। नियोग प्रथा, विधवा विवाह का प्रचलन था। पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयां नहीं थी। महिलाओं को तलाक देने का अधिकार था, जिसको अर्थशास्त्र में मोक्ष कहा गया है। वेश्यावृत्ति का प्रचलन था, जिसकी अध्यक्ष जो थी वो गणिका अध्यक्ष थी। स्वतंत्र वेश्या होती थी, उसको रूपा जीवा कहते थे। दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। भारत में अकाल नहीं पड़ते थे। लेखन कला का विकास नहीं हुआ था। ये सब किसने कहा? ये मेगास्थनीज ने कहा। ये सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में हमने पढ़ा, और इस प्रकार से हमने ये मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति के बारे में इस वीडियो में पढ़ा है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मौर्य काल की स्थापत्य कला के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।